Good morning students, welcome to MK's video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is metal and नॉन मेटल. लास्ट वीडियो में हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर. हमने ये दोनों मेटल एंड नॉन मेटल के केसेस में डिस्कस कर ली थी. अब आज हम प्रॉपर्टी जो है इसकी केमिकल नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस. इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसको समझने से पहले आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है. जब तक आपको यही नहीं पता कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे. तो चलिए हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नाम से क्लियर हो रहा है. ये कुछ भी नोट नहीं करना अभी आपको, ठीक है. जो मैं अभी लिखवा रही हूँ आप वही नोट करो पहले. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी किसी को रिप्लेस कर देना, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि मान लो ये मेरे पास है ए और बी, ठीक है. ए जो है वो बी से जॉइंट है एंड यहाँ पर मेरे पास सी प्रेजेंट है, ठीक है. अब अगर एक बात सपोज करो, ये आपका छोटा ब्रदर, ठीक है, स्मॉल ब्रदर, और ये आपकी स्मॉल सिस्टर, या ये मान लो ये उससे भी छोटा स्मॉल ब्रदर, ठीक है. ये छोटा ब्रदर है, ये उससे भी छोटा है, ये इससे भी छोटा है, ठीक है. अब ये आपका आ गया बिग ब्रदर, बड़ा ब्रदर, सबसे बड़ा ब्रदर, ठीक है. अब ये क्या करते हैं, ये कोई काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, कोई ऐसे कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है. दोनों झगड़ रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है. अब ये बोलता है कि ये वाला काम तो मैं करूँगा. छोटे वाला जो भाई है ना वो बोलता है कि ये वाला काम मैं करूँगा, और सबसे छोटा वाला भाई होता है वो बोलता है कि नहीं, ये काम तो मैं ही करूँगा, ठीक है. दोनों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है. किसको लेकर? काम करने को लेकर, ठीक है, कि ये काम मैं करूँगा. या ये मान लो चॉकलेट है उनके पास, वर्क की जगह चॉकलेट लिख लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. चॉकलेट, ठीक है. छोटा ब्रदर बोलता है ये चॉकलेट तो मैं खाऊंगा. सबसे छोटा ब्रदर क्या बोलता है, ये चॉकलेट तो मैं ही खाऊंगा, ठीक है. अब दोनों में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है. अब क्या होगा, जब लड़ाई हो गई दोनों के बीच में, तब बड़ा ब्रदर आया. अब देखो, सबसे पहले इनकी ताकत देखो, सबसे कम ताकतवर कौन है? आप बोलोगे सबसे छोटा वाला ब्रदर. तो सबसे कम ताकतवर कौन है? स्मॉल ब्रदर, ठीक है. इस तरह से निशान लगाने का मतलब ये सबसे कम ताकतवर है, ठीक है. और इससे ज़्यादा ताकतवर, इससे ज़्यादा पावरफुल कौन है? ये वाला स्मॉल ब्रदर, जिसका नाम क्या है? बी, और इसका नाम क्या है? ए. अब इससे सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होगा? जो बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ताकतवर होगा, पावरफुल होगा, बिग ब्रदर. बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, ये छोटा ब्रदर है, ये उससे छोटा ब्रदर है, बड़ा ब्रदर है. दोनों को लेकर, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई. किसको लेकर? चॉकलेट को लेकर, कि ये चॉकलेट मैं खाऊंगा. अब मैंने यहाँ आपको इनकी पावर के बारे में बताया कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है ये. सबसे ज़्यादा पावर किस में है? बड़े ब्रदर में. और उससे कम ताकतवर कौन है? ये स्मॉल ब्रदर. फिर उससे सबसे कम ताकतवर वाला कौन है? स्मॉल ब्रदर. ये बात आपको समझ में आ गई. अब क्या होगा, ये दोनों लड़ रहे होते हैं. बड़ा भाई आता है, वो ये बोलता है कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ दोनों से. तो ये बोलता है ये चॉकलेट तो मैं ही खाऊंगा. ये क्या करता है, इस सबसे कम ताकतवर कौन था? ये स्मॉल ब्रदर कम ताकतवर था. तो ये क्या करेगा, इस ये जो स्मॉल ब्रदर है ना, जिसमें बहुत कम पावर है, ये इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा. बोलेगा तू चला जा,
अब तो मैं ही खाऊंगा इस चॉकलेट को, हम दोनों आधी आधी करके खाएंगे इस चॉकलेट को, ठीक है, क्योंकि तू तो मेरे से ताकतवर नहीं है, तू मेरे से लड़ नहीं सकता, ठीक है, तू मेरे से लड़ नहीं सकता तो चॉकलेट तो मैं ही खाऊंगा, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सी आकर इस बी को रिप्लेस कर देगा और ए के साथ आके जुड़ जाएगा और बी को अलग कर दिया। बात समझ में आई। अब इन दोनों ने आधी आधी करके चॉकलेट खा ली, बी को बेचारे को कुछ भी नहीं दिया। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने, ये जो सी है बहुत ताकतवर था, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ताकतवर था, तो इसने बी को रिप्लेस कर दिया। अब इसने ए को रिप्लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इसके अंदर ताकतवर, ये सी से तो कम ताकतवर है, लेकिन इसके साथ सबसे कम ताकतवर वाला भी बैठा है, तो ये अपनी ताकत सबसे कम जो ताकतवर है उसको हटाने में लगाएगा ना कि इसको हटाने में लगाएगा, तो दोनों आके कंबाइन हो जाते हैं और बी को अकेला छोड़ देते हैं। ये बात समझ में आ गई। यही हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब देखो मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, आपको यहाँ पर कोई भी ए की जगह कोई भी केमिकल या कोई भी मेटल या नॉन मेटल दी होगी, ठीक है, प्लस ए के साथ कुछ भी कंबाइन होगा, बी प्लस सी, ठीक है। अब ये जो सी है ये किसको रिप्लेस करेगा, कम ताकतवर का मतलब कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, जो सबसे लेस रिएक्टिव होगा ना उसको जाके क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। मान लो इसमें सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, बी लेस रिएक्टिव है, तो इस सी ने इस बी की जगह ले ली और इस बी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये नोट कर लो आप, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं हमारी एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से हम इसको समझते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी है, हम यहाँ पर 3 मेटल यूज़ कर रहे हैं। वो मेटल कौन कौन सी है, आयरन, जिंक और कॉपर। इसको बोलते हैं आयरन, इसको बोलते हैं जिंक, इसको बोलते हैं कॉपर। इसका मतलब जिंक जो है वो आयरन और कॉपर दोनों से क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ऐसे वाला निशान लगा दिया, इसका मतलब जिंक जो है इन दोनों से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, जिंक है। किसके कंपैरिजन में, आयरन और कॉपर के कंपैरिजन में, या कोई भी मेटल दे दे, हर मेटल के कंपैरिजन में जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब आएगा इससे कम रिएक्टिव कौन है, आयरन। आयरन जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो भी जिंक से लेस रिएक्टिव है, लेकिन जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर से, यानी जो कॉपर है वो मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से। ये बात समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा तीनों की बात करें तो तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। अगर हम आयरन और कॉपर की बात करें तो आयरन और कॉपर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर रिएक्टिव है, ठीक है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी की तरफ, ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी क्या है। तो देखिए आपको क्या करना है, 5 बीकर लेने हैं, ठीक है, ये ग्लास लेने हैं, ठीक है। इन बीकर में आपको मेटल्स ऐड करनी है। एक बीकर में तो आपने डाल दिया, यहाँ मैं लिख रही हूँ बीकर ए सॉरी, ए बीकर में तो डाला है आपने जिंक प्लस CuSO4, यानी इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये इसके जैसी है क्या, AB+C है क्या इसकी जैसी, देखो जिंक क्या है यहाँ पे, C का काम कर रही है, ये कॉपर किससे कनेक्ट है, ये इस तरह से है कॉपर SO4, तो यहाँ कॉपर किसका काम कर रही है, A की, और ये किसका काम कर रहा है, B का, ठीक है। इसको दोबारा लिख देते हैं,
बीकर ए में हमारे क्या है, कॉपर, इस तरह से लिख लो, अच्छे से समझ में आएगा, प्लस जिंक। इसकी रिएक्शन करानी है तो यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे हम, ठीक है, जो भी हमारे पास आएगा। और दूसरे बीकर में आपको क्या डालना है, बी वाला जो बीकर है आपका, उसमें आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट। नाम तो लिख ही लिया होगा आपका, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, इसका जिंक, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है, अब नेक्स्ट बीकर में कॉपर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट, लिख लो जिंक सल्फेट, ठीक है, और ये कॉपर। नेक्स्ट वाले में, डी वाले में क्या डाला है, कॉपर, या पहले FeSO4, FeSO4, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको यूं ही बता रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा ई वाला बीकर है उसमें क्या डाला है, उसमें डाला है जिंक सल्फेट प्लस आयरन। अब हमें इसकी रिएक्शन देखनी है। एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने पानी तो डाला ही डाला है, उसके साथ साथ हमने कॉपर सल्फेट भी डाल दिया और हमने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। दूसरे बीकर में हमने आयरन डाल दिया और कॉपर सल्फेट डाल दिया। तीसरे में हमने कॉपर डाल दिया और जिंक सल्फेट डाल दिया। फोर्थ में हमने कॉपर और FeSO4 डाल दिया। ई में हमने आयरन और जिंक सल्फेट डाल दिया, ठीक है। अब हमें इसकी रिएक्शन देखनी है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसी थोड़ी देर के लिए रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रखा रहने दो, इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना बीच में, ठीक है। अब रखे रहने के बाद आप कुछ देर बाद देखोगे, स्टार्टिंग में जो इस बीकर का जो कलर था, इस बीकर का जो कलर था वो था इसका था कुछ ट्रांसपेरेंट सा, ठीक है, या ब्लू सा कलर था, सॉरी ब्लू कलर था इसका, इसका भी ब्लू कलर था, इसका ब्राउन था, इसका ब्राउन था, ग्रीन था, इसका ब्राउन था, इसका थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा था और इसका ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये इनके कलर थे। जब हमने इनको डिसॉल्व कर रहे हैं, हम इसके अंदर मिला रहे हैं, तो इनका कलर था, ए वाले बीकर का कलर ब्लू था, बी वाले का कलर ब्लू था, इन सॉल्यूशन का कलर बता रही हूँ मैं, ठीक है। और सी वाला जो था वो ट्रांसपेरेंट था, डी वाला ब्राउन था और ई वाला भी ट्रांसपेरेंट कलर का था, ठीक है। बीकर का कलर नहीं बता रही मैं, बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है उनका कलर बता रही हूँ। अब कुछ देर बाद रखा तो आप देखोगे इसका जो ब्लू कलर था वो किस में चेंज हो गया, ग्रीन में। इस ब्लू वाले कलर का भी किस में चेंज हो गया, ग्रीन में। ये जो ट्रांसपेरेंट था इसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया, इसमें भी नो चेंज, इसमें भी नो चेंज। अब आप देखोगे कि स्टार्टिंग के जो दो बीकर है उनका कलर तो चेंज हो गया, लेकिन जो बाद के जो तीन बीकर है उनका कलर चेंज नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, तो आपको इसको समझने के लिए रिएक्टिविटी याद रखनी होगी, ठीक है। अब इसमें देखो, मैंने आपको बोला ये किसकी तरह काम कर रहा है, ए की तरह, ये किसकी तरह काम कर रहा है, बी की तरह, ये किसकी तरह काम कर रहा है, सी की तरह। सारी रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है मैंने। अब ये जो सी है ये इन दोनों में से किसी ना किसी को डिस्प्लेस करेगा। किसको डिस्प्लेस करेगा, जो लेस रिएक्टिव होगा, जो कम ताकतवर होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो बताओ जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्या, यस बिल्कुल है। हमने यहाँ देखा कि जिंक जो है वो आयरन और कॉपर दोनों से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब जिंक जब रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर देगी कॉपर को, क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर से क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर लेस रिएक्टिव है, कम ताकतवर है। SO4 की तो हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ मेटल की बात कर रहे हैं। SO4 क्या मेटल है, मेटल नहीं है। SO4 मेटल कौन कौन सी है, जिंक है, कॉपर है, इधर कॉपर और आयरन है, इधर कॉपर और जिंक है, इधर आयरन और कॉपर है, इधर
आयरन और जिंक, हम मेटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है? यस, बिल्कुल रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, किसको? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा और कॉपर को अलग निकाल दिया। इसकी वजह से इस बीकर का कलर कैसा आया? ग्रीन कलर आया। कैसा? ग्रीन कलर, क्योंकि कॉपर जो होता है ना, उसका जो नेचुरल कलर होता है वो ब्लू होता है। जब हमने इसके अंदर मिक्स किया तो हमारा कलर कैसा था? ब्लू कलर का था, क्योंकि उसके अंदर कॉपर ऐड था। जब कलर चेंज हो गया यानी ग्रीन कलर आ गया, यानी कि कॉपर वहाँ से निकल गया। जब कॉपर निकल गया इसका मतलब कलर चेंज हो गया। तो यहाँ कौन सा कलर आएगा? ग्रीन कलर। ठीक है, यानी यहाँ कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट देखो, बीकर बी है हमारे पास, इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट और आयरन। बताओ आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है क्या? आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है क्या? यस, बिल्कुल है। तो देखिए जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है क्या? यस है। मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ये गलत हो गया, उल्टा निशान लगा दिया मैंने। ठीक है, ऐसा नहीं है, जो आयरन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब जिंक तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ही, लेकिन जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव। जब हम इन तीनों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जिंक आएगा। अगर हम आयरन और कॉपर की बात करते हैं तो आयरन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसको सही कर लेना। ठीक है, नोटबुक में सही कर लेना। अब देखो क्या आयरन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से? यस है। ठीक है, तो ये आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? FeSO4 और प्लस कॉपर। ठीक है, तो इसीलिए इसका कलर भी चेंज हो गया, ब्लू से किस में चेंज हो गया? ये भी ग्रीन में चेंज हो गया। ठीक है, अब बताओ क्या कॉपर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है क्या? मैंने यहाँ बोला जिंक है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से भी और आयरन से भी। तो क्या कॉपर जिंक से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? ये कम ताकतवर है, तो क्या कम ताकतवर वाला लेस पावर वाला मोर पावर वाले को डिस्प्लेस कर देगा? नहीं करेगा। तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, इसीलिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ। अब बताओ मेरे को कि यहाँ ये तो हो गया ना, क्या कॉपर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है क्या? नहीं है। ये देखो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है किससे? आयरन से। तो यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब बताओ क्या आयरन जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है क्या? जिंक तो हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, तो यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अपने से ज़्यादा अपने से कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की, हमने एक बीकर में मेटल डाल दी और उसका सॉल्यूशन डाल दिया। तो जब हमने देखा कि जो आयरन है उसकी आयरन और कॉपर है वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरिजन टू जिंक, और जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है किससे? आयरन से। इसके बेसिस पे हमने रिएक्शन करी जिसमें जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बट बाकी की जो 3 रिएक्शन है उसमें कोई भी रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई, क्योंकि ये जो थे जो डिस्प्लेस करने वाले थे, जो C था हमारा वो क्या था? लेस रिएक्टिव था, जो कि इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया B से। ठीक है, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको ये 3rd और 4th पॉइंट भी इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो कौन आएगा इसमें? सल्फर, या हम चौक का पाउडर भी ले सकते हैं, चारकोल जिसे हम बोलते हैं ना। ओके, तो ये हमारे कैसे हैं? नॉन मेटल। अब आपको क्या करना है, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक बीकर लेना है और एसिड में आपको बता दूं एसिड कौन से होते हैं? HCl, H2SO4, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड लिख लो इसको, सल्फ्यूरिक
एसिड, देखो नाम में ही एसिड लिखा हुआ है ना। और एक और इसकी चीज़ है पहचानने की, जो H+ जिसमें H+ प्रेजेंट रहता है ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, वो एसिड होता है। और जिसमें OH प्रेजेंट रहता है वो कौन सा होता है? बेस होता है। ठीक है, अब बेस के एग्जांपल देखते हैं, देखना। बेस में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH। देखो सबके पीछे OH है, इसका मतलब ये कौन है? बेस है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसके अंदर एक में तो मेटल डाल दो, दूसरे में नॉन मेटल डाल दो। इसमें डाल दिया हमने कॉपर, ठीक है। और एक दूसरा बीकर लिया, इसमें हमने डाल दी सल्फर, ठीक है। अब इसके जिसके ये क्या है, मेटल वाली बीकर है, और ये क्या है, नॉन मेटल वाली बीकर है। ठीक है, मैं यहाँ रिएक्शन विद एसिड मेटल और नॉन मेटल दोनों के लिए बता रही हूँ, आपको एज इट इज ही लिखना है। ठीक है। अब जो मेटल वाली बीकर है उसके अंदर कोई भी एसिड डाल दो, इन दोनों में से कोई भी एसिड डाल दो। मैंने डाल दिया H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर भी मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब इसकी रिएक्शन देखो, क्या इसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है? अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो इसको वार्म करो, इसके अंदर वाटर भी ऐड करना है, ठीक है। बट अपन यहाँ मेनली दिखाते नहीं है। इसको वार्म करो, अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो वार्म करो, और वार्म करने के बाद देखो क्या कोई रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन हो रही है तो वो कैसी रिएक्शन हो रही है और हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है ना। तो देखो, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, ये आपका था H2SO4 प्लस कॉपर। ध्यान से देखो, क्या ये वही रिएक्शन है, A B प्लस C, कॉपर H2। क्या कॉपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से? यस, कॉपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। तो हमारी यहाँ पर कॉपर सल्फेट आ जाएगी। सी, जो कॉपर है वो किसको डिस्प्लेस कर देगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जो कॉपर है वो मोर रिएक्टिव होता है किससे? हाइड्रोजन से, ठीक है। और हमारी हाइड्रोजन गैस ऐसे ही निकल जाएगी। इस गैस को, अगर कोई गैस लिबरेट हो रही है ना, उसको हम इस एरो से भी शो करते हैं, यानी कि जो गैस है वो लिबरेट हो रही है, निकल रही है ऊपर की तरफ। गैस भी लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो हमारा कॉपर था वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था हाइड्रोजन से, जिसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। गैस लिबरेट होती है, उसको इस एरो से शो करते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में गैस भी लिख देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है नहीं हो रही? ये तो हमने थ्योरेटिकली बोल दिया कि हाँ भाई हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है जब कोई मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है। ये हमारी क्या है? मेटल है, और ये क्या है? एसिड है। तो जब हमारी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है। ये आपको कैसे पता चलेगा? अब आपको इतना तो पता चल गया, हम क्या देख रहे थे? रिएक्शन विद एसिड। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मेटल है वो क्या करती है? एसिड के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। क्या नॉन मेटल भी इसके साथ रिएक्ट करती है? जब हमने नॉन मेटल की रिएक्शन करवाई H2SO4 प्लस सल्फर, अब सल्फर क्या हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है? ये तो खुद नॉन मेटल है। हमने क्या बोला था, हम किसकी बात करेंगे रिएक्टिविटी में? सिर्फ मेटल की बात करेंगे, तो ये तो नॉन मेटल है, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगी। कोई भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन इसके अंदर होगी नहीं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं मेटल रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल नॉट रिएक्ट विद
एसिड। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्ट कर रही है या नहीं कर रही, या हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है नहीं हो रही। ये तो आपने थियोरेटिकल बेस पे बोल दिया, तो चलिए इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा बीकर ले लिया, इसके ऊपर इस तरह से कॉर्क लगी हुई है, रबड़ की कॉर्क होती है जिसमें से कोई भी गैस बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, अब इसके अंदर आपने H2SO4 डाल दिया, यानी कि आपका एसिड डाल दिया आपने, प्लस जिंक डाल दिया। ठीक है, और यहाँ क्या लगा दी, स्टैंड लगा दी, मतलब इसको होल्ड किसने कर रखा है, इस स्टैंड ने होल्ड कर रखा है। ठीक है, ये आपका स्टैंड हो गया, और यहाँ आपका बर्नर चल रहा है, यानी कि इसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हीट मिल रही है। अब एक इसका जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ये पाइप निकल रही है। अब समझ में आ गया होगा आपको इजीली। ठीक है, अच्छा सा बना देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसको बर्निंग मिलेगी और इसके अंदर वाटर फिल है, वाटर। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम यहाँ से बर्न कर रहे हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। अब हमें क्या पता कि वो हाइड्रोजन गैस है, ये कैसी है, या लिबरेट हो भी रही है नहीं हो रही। तो यहाँ से आपको वेपर्स निकलेंगे, वेपर्स इस तरह से वेपर्स निकलते हुए दिखेंगे, तो आप समझ जाओगे कि हाँ कोई गैस लिबरेट हो रही है। अब क्योंकि ये पूरी तरह से बंद है कॉर्क से, तो इस गैस ये मतलब निकल नहीं पाएगी, इन्वायरमेंट के अंदर जा नहीं पाएगी, एयर में मिक्स नहीं हो पाएगी। और ये जो एयर है, ये जो गैस थी, ये इस पाइप के अंदर से निकल जाएगी, क्योंकि यहीं से इसको रास्ता मिल रहा है निकलने का। ठीक है, तो ये जो वेपर्स दिखेंगे आपको, इससे आपको समझ में आ जाएगी कि गैस लिबरेट हो रही है। अब आप ये पूछोगे कि गैस कौन सी लिबरेट हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि यही वाली गैस लिबरेट हो रही है। तो ये जो गैस थी, ये इस पाइप के अंदर से होती हुई इसके यहाँ पहुँच जाएगी, वाटर में आएगी। और जो हाइड्रोजन होता है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब वाटर के साथ अनरिएक्टिव होता है। तो जैसी हाइड्रोजन गैस अगर वो होगी, वाटर के अंदर जाएगी, तो उसके बबल्स निकलेंगे इस तरह से। और जैसे ही हम इसके पास कैंडल लेकर जाएंगे या मैच स्टिक लेके जाएंगे, तो हम जब इन बबल्स के पास कैंडल लेके जा रहे हैं ना, तो ये बबल्स से पॉप साउंड निकल रही थी। इनमें जैसे पटाखे नहीं बजते, उनमें से पॉप साउंड निकलते हैं। और आजकल तो पटाखे भी आ रहे हैं, पॉप साउंड जिनमें से निकलती है, यूं फेंकते हैं और वो पटाखे से बज जाते हैं ना। सेम वैसी आवाज़ इसमें आ रही थी जैसे ही हम उसके पास कैंडल लेके जा रहे थे। और आपको पता है जो हाइड्रोजन गैस है, उसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि जब हम उसके पास उस गैस हाइड्रोजन गैस के पास जब हम कैंडल लेकर जाते हैं, तो वो पॉप साउंड से फटती है। अगर यहाँ कोई और गैस होती, तो हम यहाँ इनके बबल्स के पास कैंडल लेके जाते हैं, तो वो बबल्स में पॉप साउंड नहीं आती। तो इन बबल्स को फटने से, इस तरह से जब वो फटेंगे, तब उनके फटने से कौन सी आवाज़ आएगी, पॉप साउंड आएगी। और ये पॉप साउंड क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट। आपके क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट द पॉप साउंड इंडिकेट्स, इट इंडिकेट द हाइड्रोजन गैस लिबरेट इन द रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। अगर कोई और गैस होती तो ये पॉप साउंड ही नहीं आती, ये बबल्स फटते ही नहीं। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस थी, इसीलिए इनमें से पॉप साउंड आ रही है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हो, नोटबुक में नोट कर सकते हो। इजीली आप एग्ज़ाम में भी लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। इस एक्सपेरिमेंट से एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये थी आपकी रिएक्शन विद एसिड। तो यानी इससे आपको समझ में आ गया, ये हमारी मेटल थी, तो ये मेटल जो है ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। और हाइड्रोजन गैस कब लिबरेट होगी, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी, जब ये जो मेटल है ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब हमारा जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट होता है। अब इसकी जगह मैं नॉन मेटल रख दूँ, यहाँ सल्फर रख दूँ, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, और ना ही पॉप साउंड आएगी, और ना ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो रही, तो इसका मतलब जो नॉन मेटल है वो इस एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रही। तो इसलिए नॉन मेटल होती है वो हमारी कैसी होती है,
एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। अगर हम बेस की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं क्या बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ, तो अब हम बेस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने अभी तक रिएक्शन विद एसिड पढ़ लिया, अब हम रिएक्शन विद बेस पढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, इसको तो इरेज करो, ये तो हो गया आपका एसिड के लिए, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ रिएक्शन विद बेस। अब इसमें भी मैं मेटल और नॉन मेटल दोनों की बात करूंगी, ठीक है। यहाँ ले ली मैंने मेटल और इधर नॉन मेटल, ठीक है। जब हम मेटल की बात करते हैं तो हम क्या लेंगे, कॉपर, जिंक, आयरन, और नॉन मेटल की बात करते हैं तो सल्फर ले लेते हैं हम मोस्टली, ठीक है। तो अब जब मैं मेटल को जैसे कॉपर ले लिया, ठीक है, प्लस मैं यहाँ NaOH ले रही हूँ। NaOH क्या बताया था मैंने, बेस होता है ये, और ये क्या थी, मेटल थी। कॉपर की जगह जिंक ले लो, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये मिलेगी हमें Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई ये, और इसको भी कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो अभी एक्सपेरिमेंट किया था ना उसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पॉप साउंड से, ठीक है। तो जब पॉप साउंड निकलेगी इसका मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, और हाइड्रोजन गैस कब लिबरेट होगी, जब ये जो जिंक है ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, किसको, OH को, इस H को रिप्लेस कर देगा। ये यही तो रिएक्शन है, A, B और ये C, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है ये। तो ये जो जिंक है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, जिससे हमारी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यानी इससे हमें ये पता चला कि जो मेटल है वो बेस के साथ भी रिएक्ट करती है। मेटल रिएक्ट विद बेस। और जब आप नॉन मेटल की बात करोगे तो कोई भी रिएक्शन यहाँ नहीं होगी, तो इसका मतलब नॉन मेटल है वो बेस के साथ भी कैसी रहती है, अनरिएक्टिव रहती है। नॉन मेटल नॉट रिएक्ट विद बेस, ठीक है। तो ये आपकी हो गई मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। लेकिन सारी मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि सारी मेटल ही बेस के साथ रिएक्ट, कुछ मेटल ऐसी होती है जो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, बट मोस्टली मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करती है। तो यहाँ ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती है। अब नॉन मेटल्स के आपके कुछ यूजेस हैं, उन यूजेस को हम देख लेते हैं कि नॉन मेटल के यूजेस क्या क्या हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल के हम यहाँ यूजेस देखने वाले हैं, जो कि है इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। एयर में क्या क्या प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब एयर में प्रेजेंट रहती है। तो ये सब क्या है, नॉन मेटल है। और जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये हमारे अंदर जाती है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो हम इन नॉन मेटल्स को इनहेल भी करते हैं, ठीक है। एंड यूज्ड एज फर्टिलाइजर, आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन रिच, और वो नाइट्रोजन कैसा होता है, नॉन मेटल होता है, तो इनको फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। एंड यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन, वाटर का जो प्योरीफिकेशन होता है वो भी इन नॉन मेटल से होता है। एंड यूज इन पर्पल कलर सॉल्यूशन, एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन आता है जिनमें नॉन मेटल प्रेजेंट रहती है, और वो किस में काम आता है, एज एन एंटीसेप्टिक काम आता है, और उसको वाउंड्स पे लगाने के लिए यूज़ होता है। क्रैकर्स में भी नॉन मेटल का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके यूजेस थे। अब कुछ ऐसे मेटल है जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। ऐसा मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने, इस लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, किसकी, मेटल एंड नॉन मेटल की, जिसमें पहली थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस। और हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी यहाँ देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और फिर हमने इसके यूजेस देखे। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।